आ जाइए सर। अभी चरणजीत को नहीं आना था, स्क्रीन बन गया था, सब आया ना, चलो इसको उधर से लगाना। अच्छा बैठा है ना सर स्टूडेंट बच्चे को बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन के बारे में, इमेज कैसे बनती है, इमेज का साइज, डिस्टेंस ये कैसे होता है, ये सब हमने देखा। आज हम उसी में अगला टॉपिक शुरू करते हैं। लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का वेग। वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चों ये कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और ये रेस्ट में है। मिरर अभी हमारा स्थिर है, रेस्ट में है। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर की तरफ मूव कर रहा है वीओ वेलोसिटी से, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो वीओ वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे। बच्चों हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दर्पण की तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब भी उस दर्पण के पास आएगा। तो हम कहेंगे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा ना बेटा, प्रतिबिंब का वेग, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल एंड अपोजिट होगा। देखो ना, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है राइट में और इमेज इधर आ रहा है लेफ्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको लिखो। बच्चों मिरर रेस्ट में है, ये ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है। बिंब जो है वो दर्पण की तरफ आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों ये अपना पहला केस है। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है, ढंग से देखना, ये कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। अगर हमारा बिंब मिरर के समांतर पैरेलल मूव कर रहा है बेटा, तो बच्चों इमेज भी तो इधर ही चलेगा ना। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आएगा, अपोजिट नहीं आएगा। बच्चों इस बार अपोजिट नहीं है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाँ लिखते जाओ। इसके बाद थर्ड केस, इसके बाद थर्ड केस। बच्चों अगर मिरर मूव कर रहा है, ये दर्पण है और ये भी गति कर रहा है, मान लो इधर आ रहा है या इधर जा रहा है वीएम वेलोसिटी से, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वीओ वेलोसिटी से। बच्चों मिरर भी चल रहा है, दर्पण भी चल रहा है और बिंब ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर के बराबर होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में।
बच्चों इमेज का मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी से जा रहा है इमेज भी उधर उतनी ही वेलोसिटी से आएगा, लेकिन इस बार मिरर रेस्ट में नहीं है, इसे खोलना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला याद है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता था? तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला याद करो, और ये माइनस आएगा ऑब्जेक्ट का मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अटक गए क्या? अटक गए क्या? हाँ हाँ अटक गए हैं। स्टार्ट हो जाइए सर। सर अटक गए हैं क्या? गायब हो गए। वीडियो अटका है, सर नहीं अटके हैं। हमने तो वीडियो दिख रहे ना, सर दिख रहे। अभी काला काला दिख रहा है। गायब। अरे यार क्या गजब है। इससे पहले क्या कराया सर ने? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ा रहे हैं सर अभी। अभी ज्वाइन की सर, तभी पूछ रही थी। अरे भाई क्या हो गया है, जल्दी आओ सर। आ रहे हैं सर हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, नहीं चला गया। ये भगवान क्या कुछ लिख दिए सर। तो बच्चों ये आप है ना, ये कैलकुलेशन मत याद रखना, ये लास्ट वाला फार्मूला याद रखो। अच्छा खुद देख लो, अगर मिरर रेस्ट में हुआ, अगर मिरर दर्पण स्थिर हुआ, तो बच्चों यहाँ पर हम Vm को 0 लिखेंगे ना, और Vm को 0 लिखते ही ये देखो हमारा ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो बच्चों आप ये वाला फार्मूला याद कर लो, और ये वाला फार्मूला तब काम में आएगा जब हमारा मिरर यानी कि दर्पण चल रहा होगा। अब आपको स्क्रीन दिख रही है ना, और मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। जी बच्चों ये तीनों फार्मूले कॉपी करो, मैं इन पर क्वेश्चन कराऊंगा। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब है ना माइनस प्लस का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का। हाँ डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जानी है। बच्चों एक मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से लेफ्ट में जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट में जा रहा है। तो बताइए इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, निकालो। इमेज की वेलोसिटी बताओ क्या आएगी। डायग्राम में आपके सब कुछ लिखा हुआ है। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा रहा था क्या मैं? ठीक है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू इसके बाद ले लूंगा। कल बहुत डिस्टरबेंस था क्लास में, हथौड़े चल रहे थे। कितना?
2vm -4 और -6 -10, ठीक है। -10 सही है बेटा। नम्रता का सही है, भावेश का सही है, राहुल का सही है, अर्चना का सही है। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने डायरेक्शन का ध्यान रखा, प्लस माइनस का ध्यान रखा, ये अच्छी बात है। वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट। बेटा की वेलोसिटी नेगेटिव में है तो यहां पर -2 लेंगे, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस है, यहां +6 लेंगे, तो ये -10 आ गया। अच्छा, -10 का मतलब समझते हो ना? हमारा जो इमेज है वो 10 मीटर पर सेकंड से उधर जाएगा, उधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको, हाँ, इसको अलग से लिख लेना, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, बाईं ओर, 10 मीटर पर सेकंड बाईं ओर टुवर्ड्स लेफ्ट। बेटा आपने सही याद दिलाया, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा रहा था, अचानक से आज नया टॉपिक ले लिया मैंने, अभी कराता हूं, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये एक मिरर है जो अभी रेस्ट में है, इसलिए हमारा मिरर नहीं चल रहा, मिरर रेस्ट में है। ब्लर है क्या? हाँ, ब्लर आ रहा है क्या भैया बाकी लोगों को भी? नो सर, क्लियर। क्लियर है सर। वो इंडिविजुअल नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ सर, स्क्रीन पे पढ़ा रहे थे तो दिक्कत नहीं जाता था। अब बेटा कुछ चीजों में फायदा है, कुछ चीजों में नुकसान है। देखो अटक गए। फिर से हाँ। अटक गया क्या सर? हाँ मेरे में भी सेल्फी वीडियो ले पॉज हो गया Expression है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन में है पर। हाँ, स्क्रीन के लिए बोलते हैं सर को फिर से। आज अरे वो साइड में एक लड़का पढ़ रहा है ना। हाँ, कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा था। क्या कोई बच्चा पढ़ रहा वहां पे बैठ के? एक देखो नहीं बच्चा- पता चला, 3 दिन से हाँ। लग रहा है, 3 दिन से लग रहा है। हाँ। बायो क्लास में भी देखना, केमिस्ट्री में नहीं दिखते वो, मतलब बायो और बायो फिजिक्स में में रहते हैं लगता है। अच्छा है ना, उसी को बस ऑफ ही कर रहा है वो। सर सेल्फी ले रहे हैं। सर को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मतलब हम लोग के साथ ही पढ़ते हैं ना, और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उन लोग भी साथ साथ। एक ही बच्चा है। हाँ, एक ही तो बोल रहे हैं, मेरे को तो पता भी नहीं चलता। तुम लोग को कहाँ से दिखता है भाई? हम लोग भी चलते हैं। दिखता नहीं है क्या हुआ सामने। जी? आप अटक गए थे सर। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 37 डिग्री पर ऐसे तिरछा जा रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा? बच्चों इमेज की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दोनों अलग अलग बताने हैं। डायग्राम बना हुआ है, देखो अब सही आ रहा है। नेटवर्क आ गया, मैंने सिंपली किया लेकिन दूसरे ढंग से काम नहीं किया, तो मार्कर गलत समझ ली थोड़ा बीच में, ये नेटवर्क कर दिया वापस। बोलो क्या आएगा? बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना ढंग से?
दोनों कंपोनेंट बताओ ना, एक नहीं बताना। देखो इसका ये कंपोनेंट कितना बेटा, cos 37, 10 cos 37 कितना होता है, 8 होता है। और ये कंपोनेंट आएगा sin 37, sin 37 कितना होता है, 6 होता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले, हाँ 6 और 8 बेटा, आप पता नहीं लगता ना कौन सा 6 और कौन सा 8, या तो पहले x लिखा करो हमेशा, जब दो कंपोनेंट लिखने हो ना पहले x लिखो बाद में y लिखो। बच्चों ये 8 से इधर जा रहा है तो इमेज 8 से इधर आएगा। अरे माइक बंद कर लो अपना, बंदिए। हाँ सुनो, फिर से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट 8 से इधर जा रहा है तो इमेज 8 से इधर आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। और 6 से ऊपर जाएगा ये 6 आएगा। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज हम ऐसे लिखेंगे, -8i प्लस 6j, ऐसे है ना। आपका पता नहीं लगा कौन सा x कंपोनेंट है कौन सा y है, तो i कैप j कैप लिख दिया करो, -8i प्लस 6j। ये कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा और ये कंपोनेंट सेम रहेगा। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन, अगर इसी प्रश्न में मैं इसी को मिटा रहा हूं, अगर हमारा मिरर 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रहा है बाईं ओर, तो बच्चों अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा। दोनों कंपोनेंट बताने हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज के दोनों घटक बताने हैं। मिरर चल रहा है इस बार, चलो अब पिछली बार गलती हो गई, कोई बात नहीं टिल्लू, इस बार सही कर। बताओ वेरी गुड जतिंदर, तुम्हारा आंसर सही है बेटा, शाबाश। देखो हम जानते हैं इसका जो y कंपोनेंट होगा वो तो 6 ही होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो x कंपोनेंट होगा उसे हमें उस फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट इससे निकालो, 2vm माइनस vo। बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -1 है, उल्टा जा रहा है ना। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 8। तो बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड आ गया x कंपोनेंट, और माइनस का मतलब इधर जाएगा लेफ्ट में। तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों इमेज की, इमेज का x कंपोनेंट आ गया -10 और y कंपोनेंट है +6, तो ये इसकी टोटल वेलोसिटी आ गई, ये इसकी टोटल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगा दिया x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट को हमने डायरेक्ट लिख दिया। भाव्य का सही था, जतिंदर का सही था, हेमंत बेटा तुमने माइनस की गलती कर दी, x कंपोनेंट में -10 लेना था बेटा, तुमने प्लस लगा दिया, माइनस आएगा है ना।
बच्चों फील्ड ऑफ व्यू पर वापस आ जाते हैं, तो है ना, एक सिचुएशन दे रहा हूं बच्चों। ये कोई प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ L है, ये लेंथ L है। एक प्लेन मिरर है, उसकी लेंथ L है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ढंग से देखना बच्चों। मिरर से कुछ दूरी पर, d दूरी पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओ कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, बिंब रखा है d दूरी पर। और बच्चों यहां से d दूरी पर इस लाइन पर एक लड़का चल रहा है, वो नीचे से आ रहा है माइनस इंफिनिटी से, ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, प्लस इंफिनिटी पर जाएगा। बच्चों मिरर से 2D दूरी पर एक लाइन है, उस लाइन पर एक लड़का चल रहा है। सुनना बच्चों, लड़का जैसे जैसे इस लाइन पर आगे जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस लड़के को ये जो वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज मिरर में दिखाई देगी। तो चलता रहेगा, यहां पर मान लो इमेज दिखाई देना शुरू हुआ, फिर दिखाई दी दिखाई दी दिखाई दी दिखाई दी दिखाई दी दिखाई दी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखना बंद हो जाएगा। तो बेटा जितनी दूरी तक उस लड़के को इमेज दिखेगा ना, ये फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है, दृश्य क्षेत्र यही कहलाता है। आपको लंबाई निकालनी है दृश्य क्षेत्र की, फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई निकालनी है, लेंथ, फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकालनी है। बच्चों आपको यह बताना है कितनी दूरी तक इमेज दिखता रहेगा, बस। बैठा लो तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन लिखा है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा, बताओ। मैं तो ज्यादा लंबा बात नहीं कर रहा। इसका टाइम कभी कभी इधर उधर हो सकता है।
अभी ब्लर आ रहे हैं क्या और किसी को? नहीं, नहीं नहीं आ रहा है। नहीं लेकिन बीच बीच में हो जाता था अभी थोड़ा देर पहले। खाना हो जाता है। सर को बोलना भाई कि स्क्रीन पे पढ़ाए, इसमें दिक्कत जाता है। कहाँ चले गए सर? और भी- हाँ बच्चा देखो, जवाब दिया L/4 नहीं आएगा, L/4 3L सही है, 3L सही है, केवल दो बच्चों का, भावेश का, प्रांजल का। अब देखो इधर देखो, ढंग से देखना बच्चों, इसकी इमेज यहां बनेगी, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। मेरी शक्ल नहीं दिख रही पर मेरा इशारा दिख रहा होगा। अब ये इमेज लड़के को कहां से दिखना शुरू होगी, देखो ऐसे यहां से दिखना शुरू होगी। जब लड़का यहां पहुंचेगा, जब लड़का यहां पहुंचेगा तो इसको ये वाली इमेज दिखना शुरू हो जाएगी, दिखती रहेगी दिखती रहेगी दिखती रहेगी, और जब ये लड़का यहां पहुंच जाएगा तो बच्चों इमेज दिखना बंद हो जाएगी, इसके बाद नहीं दिखेगी। तो हमको ये दूरी निकालनी है, ये पूरी, ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? लेंथ 3L आएगा, 3L। अब ढंग से देखना बच्चों, ये D है, ये D है और ये भी D होगा, टोटल 3D हो गया। इस वाले एंगल को थीटा मान लो। बेटा थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी इस चैप्टर में, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है? तो ये tan थीटा क्या आएगा? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये कितना है बोलो, ताकि तुम्हारी नींद खुले। ये कितना है? इशारा देता रहो। L/2 सर। हाँ ये L/2 है, और इसका आधार कितना है? D। तो tan थीटा हो गया L/2 अपॉन D। बच्चों इस बड़े वाले त्रिभुज में मैं इस दूरी को है ना, यहां से यहां तक इसको y मान लेता हूं। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा होगा ये लंब बटा आधार, ये परपेंडिकुलर पूरा और ये पूरा बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया? y। और बच्चों ये पूरा बेस कितना, यहां से यहां तक आधार कितना है? d प्लस d प्लस d 3d। तो बच्चों d से d कट गया, y आ गया 3L/2। बच्चों 3L/2 नीचे आएगा, 3L/2 ऊपर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपना आ गया 3L। ये आंसर आ गया। अब देखो आराम से, बच्चों समझ में आ गया ना? अरे जवाब तो दो, समझ में आया ना बच्चा? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे? यस सर। तो बच्चों ये दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल से tan थीटा निकाला, उसको बड़े ट्रायंगल के tan थीटा के बराबर कर दिया, उससे हमारा ये y आ गया, और ये दोनों नीचे भी y है ऊपर भी y है, डबल कर दिया।
पता है आगे इस चैप्टर में इस तरह की ज्योमेट्री ज्यामिति बहुत यूज करनी है बेटा। आपको पता है रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल ज्योमेट्री। हाँ, ऑप्टिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि ज्यामिति प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति प्रकाशिकी, यानी कि ऐसा ऑप्टिक्स जिसमें ज्योमेट्री यूज हो रहा है, खतरनाक वाला। तो बच्चों ये ज्योमेट्री आपको सीखना पड़ेगा, समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों फील्ड ऑफ व्यू में बस ऐसी ज्योमेट्री लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप लिखो नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, देखो मजा आएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, बोर्ड साफ करना एक बार मुझे। चलो इधर बता देते हैं। देखो नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये दो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत। एक नहीं दो प्लेन मिरर है, एक ये और दूसरा ये प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है। बच्चों यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। दोनों मिरर से मिलाकर कितनी इमेज बनेगी ये सोचो। ऐसे ही सोचो, आप है ना वो चेंजिंग रूम में जाते हो ना, अपन जब कपड़े लेने जाते हैं अपने, तो वहां चेंजिंग रूम में शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं। तो मान लो एक इस दीवार पर मिरर लगा, एक सामने, और आप यहां खड़े हो, तो दोनों दीवारों पर जो दर्पण लगा है मिरर, उसमें कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दिखाई देगी, इमेजेस कितनी दिखाई देंगे आपको? तीन, चार, तीन। नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन 3 और 4 आंसर आ रहे हैं ज्यादातर बच्चों के। बच्चों आंसर सही आएगा 3। देखो कैसे। एक तो हमें यहां पर इमेज दिखाई देगी डायरेक्ट, इसको हम I1 लिख देते हैं। इस मिरर में इसकी इमेज यहां दिखाई देगी, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज। बच्चों दूसरी इमेज हमें इसमें दिखाई देगी डायरेक्ट, जितना दूर ये है उतना दूर ये दूसरी इमेज हो गई I2। अब एक और दिखाई देगी। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो इमेज है, ये प्रतिबिंब है, वो इसका है, लेकिन इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिंब का काम करेगा। सुना आपने? ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके हम इस मिरर को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। तो जितना दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर नीचे इमेज बनेगा I3। तीसरा ये हो गया। इसी तरह I2 इसका प्रतिबिंब है, इसका इमेज है, लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस मिरर को पीछे बढ़ा देते हैं, और जितने दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर ये इमेज बनेगा I4। तो I1 का इमेज I3 होगा, I2 का इमेज I4 होगा। लेकिन बच्चों I3 और I4 एक ही जगह बनेंगे। हमारी ज्योमेट्री बताएंगे। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाऊंगा तो एकदम से आपको एक ही जगह दिखाई देंगे ऐसे। तो I3 और I4 दो इमेज नहीं होंगे, एक ही इमेज होगा। तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, टोटल इमेजेस 3 बनेगी बेटा। चार नहीं 3 बनेगी। एक इमेज कॉन्साइड कर जाएगी। कॉन्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्याप्त। ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं बेटा? अतिव्याप्त। अतिव्याप्त सर। अतिव्याप्त। चलो बनाओ इस डायग्राम को। अभी तो ज्यादा टाइम
और कहाँ है भाई? पता नहीं। हाँ जी, हो गया बच्चों। एक फार्मूला है वो लिख लो। देखो यहां पर ये दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। अगर ये एंगल कम कर दूं तो बच्चों इमेजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, हमारे प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएगा। जैसे एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है और ये एंगल 60 डिग्री है। और अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो आप, ऑब्जेक्ट, तो बच्चों एंगल कम करते ही नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, ये होता है 360 अपॉन थीटा। ठीक है, 360 अपॉन थीटा या तो -1 आएगा या -1 नहीं आएगा। अब -1 कब आएगा और कब नहीं आएगा बता रहा हूं, एक बार आप फार्मूला लिख लो। इसके आगे कुछ लिख लेना और इसके आगे कुछ लिख लेना। पहले डायग्राम बना लो। अगर हमारे दो मिरर हैं बेटा थीटा एंगल पर और उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, या तो 360 अपॉन थीटा -1 आएगा या केवल 360 अपॉन थीटा आएगा। बच्चों -1 तब आता है, अब ढंग से सुनना, जब कब आता है बताओ? नहीं, पहले इवन और ऑड का चक्कर आएगा। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में आता है सर। नहीं बेटा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक से फर्क पड़ता नहीं, इससे फर्क पड़ता है इनकी वैल्यू इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। याद है? ये भी थोड़ा थोड़ा सा याद होगा। यस सर, है ना? यस सर। बताओ कब -1 होता है, कब नहीं होता? सर ऑड में -1 होगा, इवन में नहीं होगा। उल्टा बोल गए? हाँ हाँ सर 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 सर। हाँ बच्चों, इवन होता है सम संख्या और ऑड होता है विषम संख्या। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी टेंशन मत लो। देखो मैं बताता हूं, एग्जांपल देकर बताता हूं।
जैसे मान लो आप दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री ले लो, 60, और यहां पर ऑब्जेक्ट रख दो, तो बच्चों n कितना आएगा 360 अपॉन थीटा। यहां पर n की जगह मुझे 360 अपॉन थीटा लिखना चाहिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट थोड़ी। अगर 360 अपॉन थीटा इवन है या 360 अपॉन थीटा ऑड है, छोटी सी गलती हुई है, समझा देता हूं, बाद में कॉपी कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बच्चों अगर 60 डिग्री एंगल है तो अपना 360 अपॉन थीटा कितना आएगा? थीटा को 60 रखूंगा, 360 में 60 का भाग दूंगा, ये 6 आएगा। अब ये 6 क्या है, इवन है या ऑड है? इवन इवन इसका मतलब अब हमारा n जो आएगा वो 360 अपॉन थीटा -1, ये 6 - 1 5। तो बच्चों इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, प्रतिबिंबों की संख्या, वो 6 नहीं 5 होगी। लेकिन अगर मान लो एंगल 72 डिग्री है, 72 डिग्री, ये कोण 72 डिग्री है और यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो बच्चों 72 लेने से 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 360 को 72 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 आएगा। तो बच्चों अब आएगा नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 5। लेकिन यहां भी एक और लफड़ा है। अब यही तो चक्कर है बेटा, लफड़े पर लफड़े होते रहते हैं। अभी सुनते जाओ आप लोग, खत्म नहीं हुई कहानी। जब ओड नंबर आता है तो दो कंडीशन होती हैं। जब 360 अपॉन थीटा विषम संख्या आती है तो हम ये देखते हैं कि वस्तु सममित रखी है या असममित, सिमेट्री रखी है या एसिमेट्री। इसमें नहीं देखते। अगर ये सम संख्या आ रही है तो हमेशा एक माइनस करना ही है, लेकिन अगर ओड नंबर आ रहा है तो देखना पड़ेगा सिमेट्री है या एसिमेट्री। सिमेट्री एसिमेट्री का मतलब बता दूं, ये 72 डिग्री है, 72 में से अगर 36 डिग्री इधर है और 36 डिग्री इधर है तो ये कहलाता सिमेट्री, आधा उधर आधा इधर, सिमेट्री। तो बच्चों इसमें तो क्या, इसमें अभी भी -1 होगा क्योंकि एक कॉन्साइड करेगा। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर 72 डिग्री को मैं ऐसे करता, एक तरफ 40 है दूसरी तरफ 32 है, 72 डिग्री में 40 और 32 करता तो बच्चों यहां पर 5 ही आंसर आता, 4 नहीं आता। तो तुम्हारे तो बाजा बच गया होगा इतनी सारी चीजों में। सर सिमेट्री में -1 करना है बस। सिमेट्री में -1 करते हैं बेटे, कॉन्साइड कर जाता है। मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार फिर से सुन लो। देखो अगर 360 अपॉन थीटा इवन सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेजेस आएगा 360 अपॉन थीटा -1 पक्का, चाहे वो सिमेट्री हो या एसिमेट्री हो, कैसा भी हो -1 करना है। आगे चलो बच्चों, अगर 360 अपॉन थीटा ओड नंबर है तो यहां से फिर दो पार्ट करने हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये वृक्ष बना लेता हूं, ये ज्यादा अच्छा है। ओड नंबर में अगर सिमेट्री है, सिमेट्री यानी कि सममिति है, तो n आएगा 360 अपॉन थीटा -1। और बच्चों अगर एसिमेट्री है तो n आएगा ओनली 360 अपॉन थीटा। अब इसको समझो आराम से। और सिमेट्री एसिमेट्री का मतलब मैंने बता दिया, जितना भी एंगल है अगर वो आधा आधा डिवाइड हो रहा है तो सिमेट्री कहलाता है, और एक तरफ कम एंगल है दूसरी तरफ ज्यादा एंगल है तो एसिमेट्री कहलाता है। अब एक बार सारे बच्चे प्रतिक्रिया दो कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर यस सर, यस सर, यस सर यस सर।
चलो इसको बना लो, ये अच्छा है, एक छोटा सा क्वेश्चन करो, फिर इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे हम। प्लेन मिरर से ज्यादा टाइम दिया तो बेटा आगे क्या पढ़ेंगे, आगे बहुत कुछ है पढ़ाने का। हाँ बच्चों ये 2 मिरर है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 15 डिग्री का एंगल है और ये 25 डिग्री का एंगल है। बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, बताओ। एक तरफ 15 डिग्री है, 15 डिग्री, दूसरी तरफ 25 डिग्री है, इसके हिसाब से बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा। नाइन हो गया सर। है बेटा, टोटल एंगल 40 हो गया ना, 25 प्लस 15 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। 9 नो 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 मतलब 9, 9 का मतलब 9। सब बच्चे 9 लिख रहे हैं, लेकिन आपने ट्री पर ध्यान दिया ना, 8। जतिंदर 8 बोल रहा है, प्रियंका 8 बोल रही है, बाकी सब 9 बोल रहे हैं। लव का भी 8 है। देखो बेटा, पहले हम 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा मैंने 40 दिया है तो ये 9 आएगा। 360 अपॉन थीटा और नंबर आ गया, हम यहां पहुंच गए। अब ऑब्जेक्ट सिमेट्री है एसिमेट्री? एसिमेट्री है, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्री है तो हम यहां आ गए, तो यहां आ गए तो नंबर ऑफ इमेजेस केवल 360 अपॉन थीटा यानी कि 9 आएगा। सही है, तो 8 नहीं आएगा, 9 आएगा बेटा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इसको फटाफट लिख लो, इसको फटाफट लिख लो बेटा, अगले टॉपिक पर चलते हैं। डन सर। क्या हुआ? डन सर डन। बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? डन सर। डन, ओके बेटा, ठीक है। डन सर। हाँ बोलो सोनम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपको हम लोग की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? हाथ तो कुछ हल्ला नहीं हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, हम लोग का आपको आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है? आज बोल रही हूँ। अब आ रही है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना। इंडिविजुअल बोलो। ओके सर, डन। टाइप कर दो बेटा, टाइप कर दो, बहुत टाइम लगता है सुनने में। टाइप कर दो, मैं पढ़ लूंगा, हिंट में थोड़ा बहुत लिख दिया करो। डन बोल रहे हैं, अच्छा डन तो ठीक है, डन तो लिख दिया करो ना, डन के लिए परेशान मत हो। बच्चों एक टॉपिक होता है डेविएशन ऑफ लाइट, लिखो डेविएशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? प्रकाश का विचलन। विचलन, डेविएशन मतलब विचलन। अब पहले इसको समझा दो, इनमें कोई ऐसा वो नहीं होता, फार्मूला नहीं होता, तरीका होता है। बच्चों ये 2 मिरर है, 2 मिरर है, मान लो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक लाइट है जो पहले मिरर के समांतर गई और दूसरे मिरर से टकराई। फर्स्ट मिरर के पैरेलल गई एक लाइट
और सेकंड मिरर से टकराई। बच्चों यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस इधर जाएगी ये लाइट। इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद, इससे परावर्तन होने के बाद दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद बाहर चली जाएगी। डायग्राम थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूं। ऐसे, ये ऐसे आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी। तो बच्चों फाइनली जो लाइट इधर गई, उसका सबसे पहले वाली जो लाइट रे है उससे कितना एंगल बन रहा है। पहले ये लाइट इधर गई और अब इधर जा रही है ना। पहले ये लाइट इधर जा रही थी और लास्ट में ये लाइट इधर जा रही है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये डेल्टा कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? विचलन कोण क्या है? दो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है, उसका सबसे पहले वाली लाइट के साथ जो एंगल बनता है बेटा, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, एक सिंगल मिरर से लाइट का डेविएशन कितना होता है? ये लाइट इधर आई, ये एंगल आई है और इधर चली गई। बच्चों ये एंगल भी आई होगा। अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट इधर जाती सीधी। अगर मिरर नहीं होता तो बच्चों ये लाइट सीधी जाती, लेकिन मिरर की वजह से इधर चली गई। तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया? 180 में से i प्लस i 2i घटा दो, तो एंगल ऑफ डेविएशन आया 180 माइनस 2i। बच्चों फिर सुन लो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधी नीचे चली जाती, लेकिन मिरर की वजह से ये इधर गई। तो ये जो एंगल आया, ये जो कोण आया, ये विचलन कोण हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूरा 180 है, 180 में से i प्लस i 2i हटा दो, तो हमारा डेल्टा आ जाएगा 180 माइनस 2i। आप इसे फार्मूला मान सकते हो, इसे सूत्र मान सकते हो। पहले ये वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये थ्योरी है, इसे कॉपी कर लो। बच्चों अब इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। तो ये दो प्लेन मिरर है, ये एंगल 60 दिया है और एक राइट रे पहले मिरर के पैरेलल आ रही है। इससे टकराने के बाद ये इधर जाएगी और फिर दूसरे मिरर से टकराएगी, फिर इधर चली जाएगी। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद, दो परावर्तन के बाद हमें इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। कुल विचलन कोण कितना होगा, कैसे करेंगे समझो, ढंग से समझना। बच्चों मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना आएगा? आराम से देखो सर 30। लिख दो, बोल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, लिख दो। ये एंगल कितना आएगा? बच्चों ये नॉर्मल है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल है, करेक्ट, सही है। ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये 60 होगा तो ये 30 होगा। यानी कि पहले एंगल के लिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना हो गया? 30। तो बेटा पहले मिरर से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आएगा 180 माइनस 2i।
और आई कितना है पहले मिरर के लिए 30, तो 180 माइनस 60 ये 120 डिग्री आएगा। बच्चों पहले रिफ्लेक्शन के बाद, पहले परावर्तन के बाद ये लाइट 120 डिग्री से घूम गई। बच्चों बताना ये क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। बच्चों ये लाइट इधर जा रही थी ना, देखो इधर जाते जाते ऐसे मुड़ गई, ये इधर जा रही थी ऐसे घूम गई, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे बनाते हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाए। सही है बच्चों। अब ये मुझे दूसरे मिरर से ये एंगल बताओ कितना आएगा, निकालो। सर कौन सा एंगल बोले और बताइए ना। ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला। किस ये नॉर्मल है दूसरे मिरर का, ये सेकंड मिरर का नॉर्मल है, तो आपको ये एंगल बताना कितना आएगा। सर 30। नहीं 60-45 कहां से हो गया यार? सर 30। देखो इधर देखो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऊपर से आओ, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये भी 60 है, ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, और अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। ऐसे पहुंचते हैं। बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूं, देख लो, ये 30 था 30, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये टोटल 90 था। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा ना, 180 होता है टोटल एंगल। और अगर ये वाला 60 है तो 90 में से 60 घटाओगे तो ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आया। तो दूसरे मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, तो बच्चों दूसरे मिरर का विचलन कौन हो जाएगा दोबारा 120। ये बताना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों ये वाली लाइट इधर जा रही थी सीधी और ऐसे घूम गई, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। टोटल डेविएशन दोनों को जोड़ दो, कुल विचलन कौन होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1, 120 प्लस 120, 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? बच्चों ये एंगल तो निकालने पड़ेंगे यार। हाँ एंगल वगैरह तो निकालने पड़ेंगे बेटा। बच्चों अगर ऑप्शन में 240 एंटी क्लॉकवाइज नहीं मिले तो एक बात ध्यान रखना, जो 240 एंटी क्लॉकवाइज होता है वो 120 क्लॉकवाइज भी होता है। क्योंकि देखो अगर कोई चीज इधर देखो, अगर ऐसे जाते जाते 120 डिग्री इधर घूम गई, नहीं 240, अगर 240 कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ये देखो अगर ये 240 घुमाए तो हम इधर से 120 भी तो बोल सकते हैं ना, एक ही बात है। अगर इधर से 240 है तो इधर से 120 होगा, तो 240 एंटी क्लॉकवाइज 120 क्लॉकवाइज एक समान बात होती है, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। सर अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो उसको माइनस कर देते। सर को हमारी ये बात सुनाई नहीं दे रही। मेरे पास एक मिनट रुको, मैंने नेटवर्क वापस से पुराना वाला शिफ्ट करता हूँ, आ गया वो।
बच्चों अब बोलने की कोशिश करो, अब बोलो। सर हेलो सर, कैसे हो? बोलो बोलो। हमारी आवाज सुनाई दे रही सर आपको? अब अच्छी आ रही है, बोल। सर एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, तब भाई तेरी आवाज नहीं पहुंच रही लगता है सर तक। दुर्गेश तेरा आवाज नहीं जा रहा भाई। टाइप कर दो, जिसका जा रहा है वही पूछ दो भाई। चैट चैट हाँ, बॉक्स सही नहीं है। आ रही, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, जबकि मेरा नेटवर्क सही है, वरना आपको मेरी आवाज नहीं आती। ठीक है, सर अटक गए हैं क्या? हम लोग का भी सही है भाई, तभी तो हम लोग पा रहा है आवाज। तो हम अरे लोग भी भैया सुन रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख दो, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, बहुत बड़ा कोर्स है। आवाज नहीं आई किसी की। दुर्गेश, चलो आगे चलते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी ढंग से, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करो आप, है ना बच्चों? हाँ, एक चीज और, अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो एक फार्मूला बता दो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या लिख रहे हो सर? अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब दो आंसर एक ही तो रे है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, किस चीज के लिए बोल रहे हो भैया? सर एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, समझ गया। ये बच्चों की बात बच्चे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, केवल टीचर नहीं समझते। सुनो, माइनस करना है, फिर माइनस करना है। अगर डेल्टा 1 आपका 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है और डेल्टा 2 आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाता है, तो बच्चों नेट डेविएशन होगा 150 माइनस 120, है ना? तो कितना होगा? 30 डिग्री। और इन दोनों में बड़ा कौन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है? यस सर, हाँ, थैंक यू। ओके बच्चा, ओके। मैं नहीं सोच पाया तुम्हारा क्वेश्चन, वो एक्चुअली ऐसे, हाँ आगे क्वेश्चन में आ जाता। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, एक फार्मूला है, दो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा होता है। ये डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन के बाद, अगर 3 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, 3 भी हो जाते हैं। तो फिर से सुन लो, 2 रिफ्लेक्शन के बाद, 2 परावर्तन के बाद, पहला और दूसरा, 2 परावर्तन के बाद, 2 रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डेविएशन ये होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी उससे आ रहा है। थीटा कितना है हमारा? 60, वहां 60 रख दो, 360 माइनस 120 240 आ जाएगा, काम खत्म। लेकिन बच्चों मेरी ड्यूटी बनती है ना, एक बार आपको फुल प्रोसीजर बता दूं, इसलिए बताया। सीधे वो फार्मूला बताता तो आप समझते नहीं, फिजिक्स में बाजा हो जाता, बच जाता आपका। बच्चों आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अब लिखो रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर मतलब दर्पण का घूर्णन, और क्या बोलूं, रोटेशन ऑफ मिरर। बच्चों एक मिरर है और ये उसका नॉर्मल है, एक लाइट रे इधर आ रही है, ठीक है, और इधर चली गई। हम जानते हैं जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। बच्चों
आप इसको फिक्स कर दो, हिलाओ मत। मैंने लिखा है फिक्स्ड, FIXED, फिक्स। जो आपतित किरण है ना, इंसिडेंट रे, उसे फिक्स कर दो और मिरर को जरा थीटा एंगल से घुमा दो, है ना। मिरर पहले ऐसे था ना, अब इसे थोड़ा सा घुमा दो। कैसे? थोड़ा छोटा करके घुमाऊंगा, ये देखो। अब बच्चों इसको दूसरे कलर से बनाता हूं, रुको। हमने ऐसे घुमा दिया, ये वाला एंगल थीटा बेटा, ये थीटा है। थोड़ा छोटा लिखा है ना। ये मिरर था, इसको थीटा एंगल से घुमा दिया। बच्चों अगर आप मिरर को थीटा एंगल से घुमा दोगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। नॉर्मल अगर थीटा एंगल से घूम जाएगा तो इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण और नॉर्मल, इसका नॉर्मल थोड़ा इधर आ जाएगा। पहले जो एंगल आई था वो आई प्लस थीटा हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा हो जाएगा। तो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच टोटल एंगल हो जाएगा 2i प्लस 2 थीटा। और पहले था केवल i प्लस i 2i। इसका मतलब ये हुआ मेरा बच्चा कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से घुमा देता हूं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित किरण, वो 2 थीटा डबल एंगल से घूमेगा। अगर मिरर थीटा से घुमा तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से घूमेगा, क्योंकि थीटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा और थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। आपतन कोण भी थीटा बढ़ जाएगा और परावर्तन कोण भी थीटा बढ़ जाएगा। तो टोटल एंगल कितना बढ़ेगा? 2 थीटा। इसको लिख लो और डायग्राम बनाओ तो बनाओ, वरना बनाने की जरूरत नहीं है। लिखो, देखो, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड, यदि आपतित किरण को हम स्थिर कर दें, यदि आपतित किरण को स्थिर कर दें, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें, है ना। मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, देन reflected ray rotates by angle 2 theta, then reflected ray rotates by angle 2 theta। तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगी, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगी। ओके बच्चा, तो बच्चों इसको याद कर लो। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। अब एक और बात, अगर हमारे मिरर का एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी, वो 2 ओमेगा हो जाएगी। नीचे ये लाइन ऐड कर लो। If mirror is rotated by angular velocity omega, यदि दर्पण को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए, if mirror is rotated through angle by angular velocity omega, then angular velocity of reflected ray is 2 omega, then angular velocity of reflected ray is 2 omega। तो बच्चों परावर्तित किरण का कोणीय वेग 2 ओमेगा होगा, ठीक है। परावर्तित किरण का कोणीय वेग कितना होगा बेटा? 2 ओमेगा। इस पर क्वेश्चन नहीं बनता खास ना, मैं आपको अलग से कुछ है ना ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो अब सारे टॉपिक से मिला जुला कर है।
देखो बच्चों, ये दो प्लेन मिरर है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 4 सेंटीमीटर है। नंबर्स को सेंड कर दो, देखो नंबर सेंड करना है जो अच्छा क्वेश्चन अलग तो नहीं रखना, क्वेश्चन अलग के तो नहीं दिक्कत है इसमें मेरे रिलेटेड सब फिर बताना है सर से बात कौन से काम हुआ कैसे करंट एक्टिविटी एक्सरसाइज को थोड़ी दिखा दो यार आप फिर तो आप करवा सकते हो तो देखिए वो डायरेक्ट सब करवा तो कैपेसिटी में थोड़ी सिचुएशन करंट पहले करंट सुबह में होता है शाम को हो गया। हाँ बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है और ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपन को ये बताना है जो पहली 3 इमेज बनेगी इसमें, बच्चों इसमें पता है इनफाइनाइट इमेज बनेगी। यहां पर एक इमेज बनेगी, यहां पर दूसरी इमेज बनेगी, फिर इस इमेज का एक इमेज बनेगा, इस इमेज का इसमें एक इमेज बनेगा, फिर इसका उसमें बनेगा, उसका इसमें बनेगा। इस तरह से दोनों में मिलाकर इनफाइनाइट अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। तो बच्चों आपको बताना है इस मिरर में पहली 3 इमेज जो बनेगी उसका यहां से M1 से डिस्टेंस कितना होगा। फिर से सुन लो, पहली 3 इमेजेस का M1 से डिस्टेंस बताना है। बच्चों टाइम थोड़ा कम है, मैं ही आपकी मदद कर दूं। इधर देखो बच्चों, पहला इमेज यहां बनेगा 4 सेंटीमीटर पर I1। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज होगा। तो पहला इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर पर। सुनते रहो बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का यहां से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज बनेगा। यहां इमेज बनेगा एक दूसरा और ये डिस्टेंस होगा 6। बच्चों ये जो दूसरा इमेज है ना, ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इमेज तो M2 का था, इसका M1 से डिस्टेंस कितना है I2 का बताओ। भावेश ने आंसर दिया है 4, 16, 24। भावेश एक बार मैं निकाल दूं बेटा, फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। 16। हाँ 10 + 6। तो अगर इससे ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 16 सेंटीमीटर दूर होगा यहां। तो बच्चों एक इमेज यहां बनेगा I3। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट था उतना दूर इमेज होगा 16। भावेश के 2 आंसर तो सही है, राहुल के भी। तीसरा देखते हैं अब बच्चों। अब देखो ये इमेज इसका था, याद है, ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगा। इससे इसका डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर। 14। तो इमेज भी 14 पर बनेगा। तो बच्चों अगर ये 14 है तो यहां पर इमेज बनेगा 1 और ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। 14 + 10 कितना है 24। यहां बनेगा अगला, जो भी नंबर देते रहो, और ये 24 आएगा।
तो बच्चों 3 इमेज बने, 4 सेंटीमीटर पर, 16 सेंटीमीटर पर और 24 सेंटीमीटर पर। एक बात बताओ, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के आंसर सही आए, वेरी गुड। आज का लेक्चर में ये अच्छी बात रही, आप लोगों के जवाब काफी ठीक आए। और बच्चों प्लेन मिरर आज हम यही खत्म करते हैं, थोड़ा बहुत चीज आएगा आगे बताता रहूंगा, ऐसा कोई वो थोड़ी ना कि टॉपिक खत्म हो गया तो आगे डिस्कस नहीं करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गुड नाइट सर। तो बच्चों कल स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, आज इतना ही। और संडे को टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करते रहो आप, है ना। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा, Okay, sir. Thank you. बाय।